गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों को देखो भैया, बहुत हो गई बातें बातें, अब थोड़े पढ़ाई कर लीजिए। फाइनली 7 साल के इंतजार के बाद अगर कोई वैकेंसी आई है तो उस वैकेंसी का पूरा यूज करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीज बताऊंगी, कुछ चीज सिखाऊंगी और आप लोगों को उसके साथ ही एक और पॉइंट्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बैच, देखो ये शब्द मुझे बोलते हुए ना बहुत जोर पड़ता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। जो लोग बैच नहीं खरीदना चाहते हैं वो लोग हमारे चैनल पे जो फ्री कंटेंट है उससे वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो एलर्जी है और मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहूंगी। क्या हुआ ये? ये था लीजी का और इसका। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। आप लोगों ने सभी ने, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने एलईजी नहीं पढ़ी है, ठीक है कोई? है कोई ऐसा? बहुत, तुम ही बताओ। है कोई ऐसा? नहीं नहीं, तुम ही बताओ। एक वो आपने अगर रील देखी हो, नहीं, बताओ, तुम बताओ, है कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत? नहीं नहीं नहीं, तुम ही देखो, बताओ मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अब मैं उसको थोड़ा सा बदल के कह रही हूँ कि तुम ही बताओ कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने एलईजी ना पढ़ रखा हो। नहीं है ना? तो चलो अभी हम पढ़ेंगे एलईजी की साधारण डेफिनेशन। एलईजी क्या होती है? वही स्टैंडर्ड बुक और उसके अंतर में है ये। मेरे को बहुत अच्छी किताब है मगर एक कॉमन बुक है जो सबके हाथ में होती है। और अगर आपसे कोई कहे कि राइट अ नोट ऑन एलईजी, तो आप कैसे लिखोगे? अगर इस ये साधारण होता है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दोनों में साधारण और एक अच्छे में अंतर जो है। तो एक एलईजी क्या होती है? फॉर्मल पोयम। एक सबसे पहली बात, अब इसमें इन्होंने दिया है फॉर्मल पोयम होती है एक पोयम जो which laments over the death of a person or a loved one or a public figure। और ये कभी कभी इट इज अ मेडिटेशन और डेथ इटसेल्फ, यानी कि एलिजी जो होती है ना, उसमें हम अपने प्रियजन की मृत्यु पर, किसी पब्लिक फिगर की मृत्यु, प्रियजन की मृत्यु पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे शैले ने लिखी है एडोनिस, कीट्स की मृत्यु पर। अगर पब्लिक फिगर की बात करें तो ओ कैप्टन माय कैप्टन जो लिखी है वॉल्ट विटमैन की है, या डब्ल्यू एच ऑर्डन की जो है इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स जो है वो पब्लिक फिगर के बारे में लिखी गई है। या ओकेजनली ये मेडिटेशन, या कभी कभी जो थी, अब जैसे लिसिडस है, तो लेसिडस हालांकि जॉन मिल्टन ने जो अपने अपने दोस्त के लिए लिखी है, किंग के लिए, एडवर्ड किंग के लिए, मगर वो डेथ के ऊपर भी एक मेडिटेशन है, यानी कि सोच है कि एलजी क्या, एलजी की शुरुआत जो होती है ना वो एक पेसिमिस्टिक होती है, मगर उसका जो अंत होता है ना दैट इज ऑप्टिमिस्टिक और सरेंडर कर देता है। जो पोएट होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इन ग्रीक एंड लैटिन पोएट्री द टर्म अप्लाइज टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीटर, ऑल्टरनेटिंग हेक्सामीटर्स एंड पेंटामीटर्स की एक अगर हम बात करते हैं कि जब जब ये जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं इनकी ओरिजिन क्या है? ग्रीस। तो जब ग्रीस में आई थी ना, तो ऐसी कोई भी पोएम जो उसकी ऑल्टरनेटिवली पहली लाइन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और दूसरी लाइन डेक्टाइलिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी, यानी कि 12 सिलेबल और 10 सिलेबल ऑल्टरनेटिवली लिखे जाते थे, तो चाहे वो पोएम वॉर पोयम हो या लव पोयम हो, उसे मान लिया जाता था कि ये मीटर इसमें एम्प्लॉय किया गया है तो ये एलिजी है, ऐसा माना जाता था। लेकिन बट ओनली सम एलिजीज इन इंग्लिश ओबे दैट मीटर। मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। मतलब जब इंग्लिश इंग्लैंड में एलिजीज लिखनी शुरू हुई तो लोगों ने केवल और केवल एलिजी को एक मॉर्नफुल पोएम के रूप में ही उसको प्रोजेक्ट करा। ऐसा नहीं है कि एलिजी में वॉर पोएम, लव पोएम, सारी चीजें जो हैं वो आ गई। और एडोनिस है, और एडोनिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट एलिजी। ये एक साधारण सा वो है, इसके साधारण से क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं, और देखो अब इनके जवाब देना। Who wrote the famous elegy, elegy written in a country churchyard? William Wordsworth, Thomas Gray, John Milton या P.B. Shelley? Who is the poet of elegy written in a country churchyard? And the answer is Thomas Gray.
तो भाई देखो, अगर आप 2018 के हिसाब से तैयारी करते हो, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के हिसाब से तैयारी करते हो, तो दीज क्वेश्चंस आर गुड इनफ, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लिटरेचर एन एलिजी इज टिपिकली associated with which of the following themes? Celebration, mourning, romance या satire? तो भाई there is no one present here who doesn't know what elegy is all about, and the answer is mourning. कभी कभी मैं बहुत इतराने लग जाती हूँ, और यही मेरे इतराने का ही नतीजा है। Who is the subject of John Milton's elegy Lycidas? एडवर्ड किंग, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ या चार्ल्स लैम्ब? देखिए, जब लिसिडस जो पोयम है जॉन मिल्टन की, ऑल्दो it also tells the story of it also tells Milton's theory of poetry. तो इसका आंसर है एडवर्ड किंग। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आ रहे हैं। Which of the following is not a feature of a traditional pastoral elegy? Element of nature, allegorical figures, heroic couplets या warning a shepherd? इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल पेस्टोरल एलिजी का एलिमेंट नहीं है? बताइए। एलिमेंट ऑफ नेचर, अगर पेस्टोरल एलिजी होगी तो नेचर होगा ही होगा। एलिगोरिकल फिगर्स उसमें होंगी ही होंगी। मॉर्निंग अ शेफर्ड उसमें होगा ही होगा। लिसिडस एक पेस्टोरल एलिजी है, एडोनिस एक पेस्टोरल एलिजी। क्या नहीं होगा? हीरोइक कपलेट्स। What is the tone of an elegy generally like? Joyful and celebratory, satirical and comic, serious and reflective, heroic and boastful? तो भाई देखो, बात ये है कि when you read an elegy, obviously, so you get impressed by its sombre and meditative tone. तो सैम्ब्रे का ही सिनोनिम है सीरियस और रिफ्लेक्टिव, यानी कि सोच परख जो है वो होती है, दैट इज एलिजी। The poem Adonis by P.B. Shelley is an elegy written in the memory of Lord Byron, John Keats, विलियम वर्ड्सवर्थ या शेले। एडोनिस जो है वो किसकी मृत्यु के ऊपर लिखी गई है? वो लिखी गई है जॉन कीट्स की मृत्यु पर, एंड दैट इज अ पेस्टोरल एलिजी। Which Roman poet style influenced the English elegy most? Horace, Catullus, Ovid या Propertius? बताओ भाई। थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन जो है वैसे तो सबको पता है क्या है, फिर भी। हाँ जी, एंड दैट इज, बताओ, बता क्यों नहीं रहे? कहीं तुम्हारे मन में ओविड तो नहीं आ रहा? आ रहा हो तो बिल्कुल मत आने देना, क्योंकि हॉरेस है। The answer is Horace. Now the next question is, In Memoriam by Tennyson is an elegy written for, बताओ बताओ, Lord Byron, Arthur Henry Hallam, P.B. Shelley या Queen Victoria? In Memoriam, in the memory of Arthur Hugh Hallam. Arthur Hallam. And that is Arthur Hallam. Which of the following poets is not commonly associated with writing elegies? Gray, Shelley, Chaucer या Alfred Lord Tennyson? इनमें से कौन सा पोएट जो है कॉमनली एसोसिएटेड नहीं है? भाई देखो, सभी ने, इन्होंने तो एलिजीज लिखी ही है, इनमें से सभी ने एलिजी लिखी है, तो हम किसको माने? बताओ। एक्चुअली कॉमनली जो एसोसिएटेड नहीं है, वैसे ड्रीम एली जो है वो
जो लिखी गई है दैट इज ऑल्सो जो वो भी एलिजी ही है ना? कौन सी बताओ? ब्लांशे की डेथ पे जो लिखी गई है वो जो है वो भी तो एलिजी ही है। तो इसमें से तो कोई सा भी जो है द बुक ऑफ द डचेस जो लिखी गई है वो भी तो एलिजी ही है, और ब्लांशे की जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की उस पर लिखी गई, लेकिन कॉमनली एसोसिएटेड देखो ग्रे कॉमनली है, पीबी शेलर ने एडोनिस लिखी है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी लिखी है, ये जो है इनमें से ऑड वन आउट हो जाते हैं तो है, वरना इन्होंने भी लिखी तो है। दैट इज ऑल्सो एन एलिजी। व्हाट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लासिकल एलिजी? सोनेट, ब्लैंक वर्स, आयम्बिक पेंटामीटर इन हीरोइक क्वाट्रेंट्स या टर्जा रिमा? बताओ क्या होता है सोनेट? देखो भाई जो एलिजिएक मीटर भी होता है ना वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, दैट इज सी आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि पहले सिलेबल पे आवाज गिरेगी फिर उठेगी और ऐसे करके 10 बार आएगा, तो मतलब 5 ये और 5 ये डंडे होंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हो गया 10 सिलेबल, एक सिलेबल गिरा हुआ एक सिलेबल उठा हुआ, 10 सिलेबल्स इंटू 2 इज इक्वल टू 5 फीट। 5 फीट को कहा जाता है पेंटामीटर, और जहां पर आवाज पहले गिरती है और फिर उठती है उसे कहते हैं आयम्बिक। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बीच में अब मैं बताऊंगी कि एलिजी को अब 2025 के हिसाब से कैसे पढ़ो। अगर मेंस जो है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव हो तो, और अगर मान लो अगर जो लोगों ने शोर मचा रखा, जो थोड़े बहुत लोगों ने, तो अगर वो जो है ऑब्जेक्टिव हो जाए तो क्या करो, अभी मैं 2025 के हिसाब से पढ़ाने से पहले ऐड तो कर लूं भैया अपना, बता तो दूं कुछ चीजें। तो ऐड जो है वो मेरा चलता है, सबसे पहले मैं ऐड में आपको बताऊंगी, क्या बताऊंगी, क्या बताना था मुझे, हाँ देखो भैया एक एक करके जो है मैं आपको अपने बैचेस के बारे में बता देती हूँ। पहला मेरा बैच है जो है 8500 का, इसमें लाइव क्लासेस हैं, बैकअप है लाइव क्लासेस का, यानी क्लास होती है और उसके वीडियो। कल क्लास जो है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त से 6 बजे से क्लास जो है शाम की क्लास रहती है। कंप्लीट लिटरेचर एंड ग्रामर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और नोट्स आपके घर पे पहुंचेंगे। क्योंकि नोट्स में अभी थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं तो नोट्स बस हफ्ते भर के अंदर निकलने शुरू हो जाएंगे। वैलिडिटी 18 महीने की है, 6 महीने की नहीं है, जो बहुत सारे लोग 6 महीने की देके फिर भी रोते हुए आ जाते हैं। ठीक है कि हाँ हमारा बैच सस्ता है, ठीक है भैया, देखो हमारा बैच जो कायदे का व्यक्ति है, जैसे मैंने कल आपको कहा था एवरीथिंग लाइज हियर, अगर आप खुद को कमजोर वो मान रहे हो, अब ये सोच रहे हो मेरी तो औकात से बाहर है, ये वर्ड एक मुझे बड़ा बुरा लगता है, ठीक है, तो ये जो शब्द है ना ये यूज मत करो। ऊपर वाले ने किसी को भी ना, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होता है। तो भाई देखो ऐसा है, ये बैच है 8500 का बैच है, 8500 का, इसमें ग्रामर और लिटरेचर है। प्री के साथ ही मेंस की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि पहले दिन से ही ऐसे लिखना शुरू कर दोगे, आई विल प्रिपेयर यू फॉर दैट, यानी कि प्री आपको ये मान के चलिए कि इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम की तैयारी 18 से लेके 25 साल, 7 साल के एज गैप, वो 7 साल के जो वो डिफरेंस है ना, सिर्फ वही ना पढ़े रह जाए, उसे भी कवर करें। तो ये 8500 का है। आप इसको करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, आईओएस वाले या लैपटॉप वाले जो हैं क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करें, और जो है लॉगिन में डालें ई फॉर इंग्लिश, एस फॉर सूत्रा, तो हमारा ऐप आपको जो है वो दिखने लगेगा, और आप उसमें जो है स्टोर में जाकर हमारे बैच को देख सकते हैं। ठीक है, ये 8500 का है, कल से इसकी क्लासेस, कल से सभी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। उसके बाद दूसरा जो हमारा बैच है ये है 5500 का। अब स्टूडेंट्स हमारे बेचारे भोले इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई अगर आपने 3000 का अंतर दिया है तो उसमें कम अच्छा पढ़ाओगे, 85 में ज्यादा पढ़ाओगे, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो 5500 वाला बैच है ना भोलो, ये जो 5500 वाला बैच है इसमें आपको पीडीएफ मिल रही है, यानी कि लिटरेचर और ग्रामर की पीडीएफ मिलेगी। लिटरेचर और ग्रामर की पीडीएफ मिलने का मतलब समझते हो
जैसे हाँ, मैं मेरे आज एक बात सामने आई तो मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर करूं। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी पीडीएफ्स देते हैं जो नॉन प्रिंटेबल होती है, यानी कि आप उस पे पीडीएफ को ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको उसे मोबाइल पे आंखें फोड़ते फोड़ते ही लिखना पड़ता है। मेरे यहाँ ये चीज नहीं है। इवन बीपीएससी में मैंने करी हुई थी तो उसमें भी मैंने प्रिंटेबल दे दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने से पहले भैया देखो 10 दिन तो जो है ना वो केवल 4-5 दिन के हिसाब का वो डलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत ही गंदगी बचा रखी है लोगों ने। हमारे तो खुद के बैचेस में घुस घुस के लोगों ने गंदगी बचा, मतलब क्या बताऊं। बस मैं आप लोगों को, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। बस मतलब मैं उन लोगों में से हूं जो किसी के लिए किसी जिसके अगर जो मेरे स्टूडेंट हो जाए तो किसी हद तक भी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। और लोग इतनी बैकस्टैबिंग करते हैं, इतना बुरा करते हैं, बहुत ही ज्यादा। खैर मैं आपको जो बता रही थी मुद्दे से भटक गई। पीडीएफ है 8500 में और 5500 में। अंतर ये है 3000 का अंतर जो है वो हमारी बुक का प्राइस प्लस कुरियर है। और ये जो है आपका पीडीएफ है ये आप लोगों के बजट डलेगा। आप बिल्कुल जो है आप फोटोकॉपी वाले के पास जाइए और इनकी प्रिंट आउट्स आप निकलवा सकते हैं। आप इनके प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं, आपको आंखें फोड़ फोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है अंतर। पढ़ाने में कोई अंतर नहीं है, इसमें भी लिटरेचर ग्रामर है क्योंकि सारे बैचेस एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो 5500 का बैच में भी वही कंटेंट रहेगा जो 8500 में है। बस 8500 में वो बुक फॉर्म में आपके जो नोट्स हैं वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पर हम भेजेंगे। इसमें आप अपने आप प्रिंट आउट्स निकलवाएंगे। ये अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। ये 5500 का है। अब आप बताओ, इससे ज्यादा लोग नॉन प्रिंटेबल पीडीएफ देते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी देते हैं और फिर भी चीख चीख के कहते हैं हम सस्ते हम सस्ते। अरे ठीक है यार, वो ये ना किसी को बदनाम करना हो तो फालतू की चीज। तो अब आप बताओ। और मुझे पता है जो मेरे चैनल से और जो जेन्युइन व्यक्ति है जो वाकई में सिलेक्शन चाहता है वो तो कभी रोता ही नहीं है। उसका वही वाली बात है, ले सकते हैं ठीक है, नहीं तो अच्छे वाले मटेरियल का फायदा वैसे उठा लेंगे। अब उसके बाद ये जो तीसरा बैच है, ये वाला बैच जो है ये सिर्फ लिटरेचर का बैच है, इसमें ग्रामर नहीं है। ये लिटरेचर का बैच है। बेसिकली ये बैच जो है उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं लिटरेचर पढ़े हुए हैं और जिनको लगता है कि हमारी लिटरेचर अच्छी है, हमें लिटरेचर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं जो टीजीटी से अब एलटी का लेंगे तो उनके लिए, क्योंकि वो ग्रामर पढ़ चुके हैं तो ये उनके लिए है। इसमें भी हार्ड कॉपी नोट्स है। यहाँ पे इसमें ग्रामर के नोट्स आपके बुक फॉर्म में आपके घर पर जाएंगे। इसमें भी लाइव क्लासेस, बैकअप और सब कुछ जो है वो मिलेगा। बैकअप का मतलब ये होता है जैसे मैंने अभी क्लास ली, 15 मिनट बाद क्लास लाइव क्लास अपलोड होकर उसमें डल जाती है। लाइव क्लासेस में अगर कोई उस समय क्लास नहीं ले पाया तो वो जब अपलोड हुई हुई क्लास को देख सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। ऑफलाइन डाउनलोड की सुविधा भी इसमें अवेलेबल है। आपके ऐप में ही वो क्लास जो है वो सुरक्षित होती है और आप जो है उसको अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं बिना इंटरनेट का प्रयोग। बस डाउनलोड के लिए इंटरनेट को यूज करिए, उसके बाद डाउनलोडेड कंटेंट को आप देख सकते हैं। तो 5000 रुपीज का ये वाला बैच है और इसकी वैलिडिटी भी 18 महीने है। करना क्या है कि केवल आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है और अगर इससे पहले आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं इंग्लिश सूत्रा के बारे में या डेमो देखना चाहते हैं तो आई एम सॉरी टू से कोई डेमो नहीं है। नो डेमो इज अवेलेबल। हाँ, क्वेरी आपकी बिल्कुल जो है हम सॉल्व करेंगे। आप जो है आप बात करना, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यू आर फ्री टू मेक अ कॉल 7895933738 पे। चलिए बैक टू उस पे आते हैं। अब आते हैं कि एलईजी का एक अच्छा जो लेवल है वो पढ़ना है। हमें एलईजी का एक अच्छा लेवल पढ़ना है। तो एलईजी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश सूत्रा, चाहे ये जो एलईजी है ना ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए, दैट इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऐप। वो अलग मटेरियल। अब ये थोड़ी ना कर देंगे कि भाई जो चीज फ्री में पढ़ा रहे हैं वही चीज जो है वो पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, नहीं। वो बिल्कुल कंटेंट अलग है। वो कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ भाई देखो, अब बहुत लोगों को वो चीज बुरी भी लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। देखो भैया, फ्री का जो फ्री कंटेंट देते हैं, मैं बहुत अच्छा कंटेंट देती हूँ लेकिन फ्री में मैं हर चीज नहीं दे सकती। जो मेरा ऐप वाला मटेरियल है वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट और इससे बेटर बेटर जो कंटेंट है।
तो चलिए एलिजी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश सूत्रा, ग्रीक एंड रोमन टाइम्स। ग्रीक और रोमन टाइम्स में, चलो ग्रीक एंड रोमन टाइम्स में चलते हैं। एलिजी की एक ऐसी पोयम हुआ करती थी कि कोई भी पोयम अगर एलिजियक मीटर में लिखी जाती थी, एलिजियक मीटर का मतलब होता है कि एक वो होता था कि ऑल्टरनेटिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइंस, यानी कि जब जो है डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और डेक्टाइलिक पेंटामीटर, यानी कि एक लाइन में हेक्सामीटर 12 सिलेबल्स और दूसरी लाइन में 10 सिलेबल्स होते थे, तो वो पोयम कोई भी उसकी थीम हो, उस पोयम को एलिजी माना जाता था इन द 17th सेंचुरी। लेकिन 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जो टर्म एलिजी है ना, ये आज के समय जो हम आज एलिजी को एक मॉर्नफुल पोयम ऑफ मॉर्निंग कह के रहते हैं, यानी कि एक विलाप करने वाली पोयम मानते हैं, 17वीं सेंचुरी में ये वो पोयम बन के रह गई। यानी कि जब ग्रीक टर्म थी तो एलिजियक मीटर में लिखी जाती थी। एलिजियक मीटर क्या होता है? डेक्टाइलिक हेक्सामीटर एंड डेक्टाइलिक पेंटामीटर। लेकिन 17वीं सेंचुरी में इसने अपना जो फॉर्म लिया वो मॉर्निंग पोयम या विलाप करने वाली पोयम का फॉर्म ले लिया। A formal and sustained lament in words for the death of a particular, अब फॉर्मल, ऑब्वियसली एलिजी जो होती है वो एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव और बहुत ही सीरियस पोयम होती है। किसकी मृत्यु पर? एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु पर। लेकिन अंत कैसा होता है? कॉन्सोलेशन। बहुत ज्यादा जो है वो क्या मिलता है इसमें? एक कॉन्सोलेशन, एक जो है वो मिलता है। लास्ट में पोएट सरेंडर कर देता है कि भगवान की यही इच्छा थी, एंड ही सरेंडर्स, ही नील्स डाउन बिफोर द विल ऑफ गॉड। अगर हम बात करते हैं तो मेडिवल पोयम पर्ल और चौसर की बुक ऑफ डचेस, देखो मैंने अभी ये क्वेश्चन लिया भी था। चौसर ने ज्यादा एलिजीज नहीं लिखी हैं, ऑड वन आउट उसमें थे, मगर वो उसमें सेट बैठ नहीं रहे थे। मेडिवल पोयम पर्ल और चौसर की जो बुक ऑफ डचेस है, बुक ऑफ डचेस जो है ये ड्रीम एलिगरी के जॉनरा में ज्यादा आती है। यानी कि ड्रीम एलिगरी का मतलब होता है कि पोएट जो है वो सो गया, सपने में वो कुछ चीज देख रहा है और उसका हिडन मीनिंग कुछ और है, और जो लिटरल मीनिंग है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, इट हैज लेयर्स ऑफ मल्टीपल मीनिंग्स। तो चौसर की बुक ऑफ डचेस जो उन्होंने ब्लांचे के ऊपर लिखी थी, जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ, दैट इज अ ड्रीम एलिगरी एज वेल एज एन एलिजी। उसके बाद टेनिसन ने लिखी थी इन मेमोरियम, अपने दोस्त हॉलम की मृत्यु पर। W.H. ऑर्डन की जो एलिजी है दैट इज इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats. Occasionally the term is used in its older and broad. कभी कभी जब मन करता है तो एलिजी को भी ब्रॉडर सेंस में, जो ग्रीक टर्म थी वही डेक्टाइलिक हेक्सा एंड पेंटा, उसमें भी यूज कर लिया जाता है फॉर फॉर सोम्ब्रे मेडिटेशंस और मोर्टेलिटी। जैसे ग्रेन ने लिखी है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अब ना कई बार क्वेश्चन ही आता है, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आखिर है किस प्रकार की पोएम? इज इट अ पेस्टोरल पोएम और इज इट पर्सनल पोएम और इट इज किस प्रकार की एलिजी है? तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पेस्टोरल पोएम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेस्टोरल पोएम में एक जो शेफर्ड होता है वो साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है, शेफर्ड की। तो इसमें जो ग्रे विलाप कर रहे हैं वो कॉमन गांव वालों की मृत्यु पर एक कॉमन थीम है। तो ये कौन सी एलिजी है? अच्छा, ये पर्सनल एलिजी भी नहीं है क्योंकि इसमें वो एक कॉमन लोगों की मृत्यु पर विलाप कर रहे हैं। तो ये कौन सी है? ये एक अलग तरीके की एलिजी है और यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये इम्पर्सनल जो है वो एलिजी है। ठीक है, अब मैं जो आपको बता रही थी वो बता दूं। अब ये देखिए, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड एंड द डुइनो एलिजीज, ये जर्मन पोएट के द्वारा लिखी गई है। ये ट्रांजियंस, ये जो आप देख रहे हैं कि कई बार जो होती है ना, जो एलिजीज होती है वो ब्रॉडर सेंस में लिखी जाती है। यानी कि एलिजी का एक और कैटेगराइजेशन हो जाता है जो जिसे एक मैंने उसमें बताया था, सिंपली मेडिटेशन ऑन डेथ।
वो इम्पर्सनल एलर्जीज होती हैं, मगर वो मेडिटेशन ऑन डेथ, वो डेथ के बारे में एक सोच पर। एक होती है पर्सनल एलर्जी। पर्सनल एलर्जी का मतलब है जैसे भाई इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स लिखी गई, तो वो जो है एक पर्सनल एलर्जी हो गई, डब्ल्यू एच ऑर्डर ने लिखी। और एडोनिस लिखी गई, वो पेस्टोरल एलर्जी हो गई, क्योंकि उसमें जो है उसको कीट्स को एक शेफर्ड के रूप में देखा गया है। या जो लिसिडस है, दैट इज ऑल्सो अ पेस्टोरल एलर्जी। लेकिन अब एक तीसरे प्रकार की एलर्जी होती है, कौन सी होती है? जिसमें डेथ के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे ग्रे की एलर्जी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड है, ये डेथ के ऊपर मेडिटेट किया जा रहा है। वैसे भी थॉमस ग्रे को ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के जो है मास्टर कहे जाते थे। और इसके बाद जो डुइनो एलिजीज हैं, ये भी जो है डेथ के ऊपर, ये किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं विलाप कर रहे हैं, ये पेस्टोरल एलिजीज नहीं है, तो ये तीसरे प्रकार की एलिजीज हैं जिसमें डेथ के ऊपर मेडिटेट किया जाता है। ऑन द ट्रांजियंस बोथ ऑफ पोएट्स एंड ऑफ द अर्थली ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो तीसरे प्रकार की होती है ना, ये ट्रांजियंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे डवर बीच है, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये डवर बीच भी एक एलिजी है, किस पे? ऑन द डिक्लाइन ऑफ फेथ। तो ये जो एलिजीज होती हैं, दे आर सिंपली मेडिटेशंस ऑन डेथ। इम्पर्सनल होती हैं, बट मेडिटेशंस ऑन डेथ होती हैं। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सब टाइप होता है पेस्टोरल एलिजी। एलिजी का एक इंपॉर्टेंट सब टाइप होता है पेस्टोरल एलिजी, जिसमें पोएट और जिसकी मृत्यु पर विलाप किया जा रहा है, वो दोनों ही जो है शेफर्ड्स होते हैं। तो शेफर्ड के लिए लैटिन वर्ड है पास्चर। ये पोएटिक फॉर्म जो है थियोक्रिटस, जो कि एक ग्रीक पोएट थे, उन्होंने इस फॉर्म को वो लेकर आए थे, एंड वाज कंटिन्यूड बाय द रोमन पोएट वर्जिल। और ये वेरियस यूरोपियन कंट्रीज में रेनेसांस के दौरान इसको डेवलप जो है वो किया गया, और एंड रिमेन करंट इन। आज भी ये इंग्लिश पोइट्री में ये बहुत पसंद की जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके, तो जो एस्ट्रोफेल है, एक्चुअली स्पेंसर ने लिखी थी एस्ट्रोफेल सर फिलिप सिडनी की मृत्यु के उपरांत, और उनको उन्होंने एस्ट्रोफेल कहा था। इसके अलावा जॉन मिल्टन की लिसिडस, शेले की एडोनिस, और विक्टोरियन एज में मैथ्यू आर्नल्ड की थायरसिस, ये पेस्टोरल एलिजीज के एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब इसके बाद अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है वो करवाना चाहती हूं। और क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जो है वो बताना चाहूंगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि हाउ डवर बीच इज एन एलिजी। अब आपको मैंने ये कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया और आपको इस पे लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? हाउ डवर बीच इज एन एलिजी। अब आपको 125 वर्ड्स में लिखने हैं, तो आपको इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को इसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। ये एक सबसे पहले ये मॉडर्न एलिजी है, इम्पर्सनल एलिजी है, तो आपको इसमें यू हैव टू डिस्कस, एक लाइन में आपको देना होगा या 3-4 शब्दों में, व्हाट मॉडर्न एलिजी इज। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इट इज नॉट फॉर अ पर्सन but for the loss of faith। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ, इन पॉइंट्स को डिस्कस करना, मतलब आपको इन पॉइंट्स को इलैबोरेट करना है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको अगर एलईजी के बारे में समझना है तो एलईजी की शुरुआत जो होती है दैट इज पेसिमिस्टिक ऑब्वियसली। तो आपको जो उसकी टोन, जब आप 125 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में लिखोगे तो आपको डबर बीच के बारे में पता है। तो अगर आप कोई भी पोएम इसमें पढ़ रहे हो, आप ये देखिएगा कि जिस तरीके के जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उन्हीं से संबंधित लिटरेरी टर्म्स दिए गए हैं। तो अगर आपको एलईजी के बारे में बताना, तो आपको एलईजी के पार्ट्स पता होने चाहिए ढंग से, आपको उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि वो अब हर एक कोई जो पेस्टोरल एलईजी जैसा लिखा है वैसा ही लिख रहा है, अगर वो भी ढंग से लिख रहा है तो उसको भी नंबर मिलेंगे। तो बात ये है कि जैसे कि आपने यहाँ पर बताया कि हाउ डवर बीच इज एन एलईजी, तो डवर बीच ना तो पर्सनल एलईजी है ना ही वो पेस्टोरल एलईजी है, तो कौन सी एलईजी है? दैट इज अ मॉडर्न एलईजी एंड दैट टू फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इम्पर्सनल एलईजी। अब इसमें जब एलईजी की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत कैसी होती है कि वो एक पेसिमिस्टिक शुरुआत होती है। तो यू हैव टू टेल कि हाउ द पोएट कंपेयर्स, जो है कि कंपेयर नहीं कर रहा है, हाउ द पोएट हैज डिस्कस्ड इन दिस पोएम द डिक्लाइन ऑफ फेथ, द मॉरल द मॉरल एम्प्टीनेस ऑफ द पीपल। और इसके बाद ये है कि जब पोएम का जो एलिजी होती है वो जब खत्म होती है, इट डजंट ऑफर अ रेजोल्यूशन, बट वो एक 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 ऑप्टिमिस्टिक नोट पे या एक सरेंडर के नोट पे खत्म होती है, रिफ्यूज पे। तो हेयर द पोएट गिव्स अ ब्लीक रिफ्यूज दैट लव इज द ओनली सॉल्यूशन अगेंस्ट दिस मॉरल वॉइड। तो ये चीजों को अगर आप इसको 125 वर्ड्स में इस तरीके से, जब भी आपको कोई क्वेश्चन, जैसे मैं ही आपको कह रही हूँ एलईजी दिया, एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया, और अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं और आपके दिमाग में विचार आने शुरू हो गए तो आप तैयार हो गए, चाहे आपका मेंस ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपका मेंस डिस्क्रिप्टिव। यही तो तरीका होता है। तो अरे मैं बुला थोड़ी नहीं हूं तुझे। Which of the following poets is considered to have redefined the modern elegy by incorporating public and political themes into the private mode of mourning? अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, which of the, इनमें से कौन सा पोएट है जिसने मॉडर्न एलिजी, जो मैंने अभी बताया कि मॉडर्न एलिजी को रीडिफाइन करा है, जिसमें उन्होंने पब्लिक और पॉलिटिकल थीम को प्राइवेट मोड ऑफ मॉर्निंग ले लिया है? अब वो कौन है? टॉमस ग्रे? नहीं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक एंड पॉलिटिकल थीम्स नहीं लिए। तो ये जो क्वेश्चंस है ये कुछ, अब वो ये वो 2018 के लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये 2025 के लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर उन्हें लोगों को छांटना है तो ऑब्वियसली उन्हें इस तरीके के क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज कंसिडर्ड टू हैव रीडिफाइंड द मॉडर्न एलिजी? मॉडर्न एलिजी किसने लिखी है? डब्ल्यू.एच. ऑर्डर ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें क्या क्या, पब्लिक फिगर को भी ले लिया है और पॉलिटिकल थीम्स को भी इसमें उन्होंने किया। द आंसर इज डब्ल्यू.एच. ऑर्डर। डब्ल्यू.एच. ऑर्डर का केवल ये नहीं है कि उन्होंने इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स ही लिखा, और भी है। तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डर। Now the next question is the characteristic structure of traditional English elegy moves through three primary stages. Which among the following accurately list them? Invocation, celebration, culmination, lament, praise, consolation, birth, life, death, या mourning, celebration, satire? अब अगर आपने एलईजी को ढंग से पढ़ा हुआ है तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो ये है कि सबसे पहले विलाप होता है, फिर उसके बाद प्रेज होता है कि वट एवर गॉड डज दैट फॉर द गुड ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड, एंड लास्ट में कॉन्सोलेशन कि वट एवर हैपन्स फॉर गुड। तो ये जो है लेमेंट, प्रेज एंड कॉन्सोलेशन। तो उसके मैंने दो कराए थे, इसके मैंने आपको ये दिखा दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे 2025 में पूछे जा सकते हैं। काफी लंबा लेक्चर हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा सुनने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, मिलती हूँ कल।